हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चंद्रशेखर चौहान और अभी हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड डे, दूसरा दिन ऑफ डिस्कसिंग प्रीलिम्स टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और वीडियो पूरा अंत तक देखिए क्योंकि इतना डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ प्रीलिम्स टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इतना डिटेल्ड डिस्कशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें। सो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने दूसरी वीडियो में किया हुआ है। सो ऐसे हर वीडियो में तीन चार पांच क्वेश्चंस रहेंगे। सो जितने ज़्यादा हो सके वीडियो देखिए। सारे करंट अफेयर्स के ऊपर और स्टैटिक पार्ट के ऊपर भी मैं प्रीलिम्स टाइप वेरी मच एग्जाम जैसे ही, यूपीएससी एग्जाम जैसे ही प्रीलिम्स क्वेश्चन तैयार करता हूं और फिर उसका डिटेल डिस्कशन करता हूं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिगार्डिंग इंडियन मॉनसून्स। फर्स्ट वन है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल अफेक्ट्स the quantity of rain positively in India, while La Nina affects it negatively। मतलब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो रेन का क्वांटिटी जो है, जो रेन का क्वांटिटी है वो पॉजिटिवली अफेक्ट होता है, मतलब रेन बढ़ जाता है, बारिश बढ़ जाती है। और अगर ला नीना होता है तो नेगेटिव, मतलब बारिश घट जाती है। पहला सेंटेंस है। Positive Indian Ocean dipole occurs when water in the Arabian Sea is cooler than that of the Bay of the Bengal। जब अरेबियन सी का वाटर ठंडा होता है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल तो इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव कहते हैं। क्या यह सेंटेंस सही है? थर्ड सेंटेंस है, एवरी एल नीनो ईयर इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री हैज बीन अ रेन डेफिशिएंट ईयर। मतलब अब तक जितने भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एल नीनो ईयर्स हैं सारे के सारे रेन डिफिशियंट, मतलब एल नीनो का मतलब बारिश कम रही है। ये है 3 सेंटेंसेस। सो आंसर क्या होगा? आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसका आंसर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल अफेक्ट्स क्वांटिटी, ये सही है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है तो बारिश बढ़ती है इंडिया में, लेकिन ला नीना से बारिश नेगेटिव होगी, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ला नीना से भी बारिश इंडिया में बढ़ती है, एल नीनो से बारिश घटती है। तो पहला सेंटेंस रॉन्ग है। पहले सेंटेंस से एलिमिनेट करेंगे तो ठीक है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल ऑकर्स व्हेन, नहीं, ये गलत है क्योंकि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है जब उल्टा, जब अरेबियन सी, अरब सागर का पानी गर्म होता है और इंडियन ओशन का पानी ठंडा होता है। मैं दिखाऊंगा अभी डायग्राम के साथ। तो ये भी गलत है। एवरी एल नीनो ईयर, नहीं, ये भी गलत है बिकॉज रिसेंटली ही एक इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ में एक रिपोर्ट था जिसमें दिखाया गया था, एक्सप्लेन्ड पेज में दिखाया गया था कि हर एल नीनो वर्ष का मतलब ये नहीं कि एल नीनो का मतलब ये नहीं कि उस साल सूखा पड़ जाएगा, बारिश कम होगी। कुछ ऐसे एल नीनो साल भी हुए हैं जहां पे फुल ऑन एल नीनो चल रहा था लेकिन बारिश नॉर्मल या उससे ज़्यादा हुई। सो हमेशा एल नीनो का मतलब नहीं है कि सूखा पड़ेगा। जैसे कि इस बार ही देख लीजिए, इस बार ही न्यूज़ है और उसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। करंट अफेयर्स देख लीजिए। करंट अफेयर्स में है कि एल नीनो होने के बावजूद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या बोला है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि नॉर्मल मॉनसून होगा। ये है, देखिए अभी ये कितना सही होगा वक्त बताएगा, लेकिन आईएमडी कह रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि एल नीनो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल बारिश होगी। क्यों बोल रहा है ये? बिकॉज बोल रहा है कि एल नीनो से जो हमें क्षति होगी, जो नुकसान होगा, वो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मेकअप कर देगा। बिकॉज एल नीनो साल चल रहा है, साथ में इस साल पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल भी है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे और बारिश नॉर्मल होगी। ये आईएमडी कह रहा है और उसीलिए मैंने अपने क्वेश्चन में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को घुसाया है। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो तीनों सेंटेंस गलत हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? आंसर हो जाएगा डी। एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं ये। सो ये देखिए, ये है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल, डायपोल मतलब दो ध्रुव, दो पोल। उसके दो पोल और दो ध्रुव कौन है? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये दोनों दो पोल्स हैं। इन दोनों पोल में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं इंडियन ओशन डायपोल। तो अगर अरब सागर का पानी ठंडा हो बे ऑफ बंगाल के तुलना में तो उसको बोलते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल, और वो हमारे इंडियन मॉनसून को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, बारिश कम हो जाती है। और जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं किसे? जब
अरेबियन सी का पानी, अरब सागर का पानी थोड़ा हल्का सा गर्म होता है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के पानी की तुलना में अरब सागर का पानी गर्म होता है, तो उसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं, और वो भारतीय मानसून के लिए पॉजिटिव होता है। कैसे? बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट होता है जिसको बोलते हैं मैस्करीन हाई। मैस्करीन हाई ये होता है आपका मैडागास्कर के बगल में। यहाँ से हाई हाई प्रेशर, और उस समय भारत में गर्मी पड़ती रहती है, तो भारत का ये जो नॉर्दर्न इंडिया है ये लो प्रेशर के चपेट में होता है, काफ़ी लो प्रेशर होता है। सो ये लो प्रेशर के चलते ये हाई प्रेशर से विंड्स मूव करती हैं इंडिया की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। और जैसा कि आपको पता होगा कोरियोलिस मूवमेंट के चलते वो दाहिनी तरफ घूम जा रही है, तो दाहिनी तरफ घूम रही है विंड्स, और ये विंड जब गुजर रही है तो दे आर पासिंग ओवर द वार्म इन अरेबियन सी। गर्म अरब सागर के ऊपर से पास कर रही हैं। गर्म अरब सागर मतलब ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल है, ज़्यादा ज़्यादा ऊष्मा अवेलेबल है, ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, ज़्यादा भाप ज़्यादा अवेलेबल है, वाटर वेपर ज़्यादा अवेलेबल है, जिसके चलते ये जो हवाएं जाती हैं ये बहुत सारा वाटर वेपर गैदर करके, बहुत सारा वाटर वेपर, बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारी नमी इकट्ठा करके इंडिया की तरफ बढ़ती हैं और अच्छी बारिश होती है। तो ये है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। तो आप समझ गए होंगे जब उल्टा होगा, जब अरब सागर ठंडा होगा तो जब यहाँ से हवाएं गुजरेंगी तो वो ज़्यादा मॉइस्चर कैप्चर नहीं कर पाएंगी, जिससे इंडिया में ज़्यादा मॉइस्चर लेके नहीं आ पाएंगी वो। सो इसलिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मतलब अच्छी बारिश, नेगेटिव मतलब खराब बारिश। अब थोड़ा एल नीनो ला नीना भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बट फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल वर्षों में क्या होता है, जब नॉर्मल है, ना एल नीनो है ना ला नीना है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ऐसा कुछ होता है। आप देखिए यहाँ हमारा भारत, ये रहा इंडिया, ये साउथ ईस्ट एशिया, और ये साउथ अमेरिका, ये मेन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में जो पैसिफिक सागर है, पैसिफिक प्रशांत महासागर है, इक्वेटर के ऊपर, ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, सेंट्रल प्रशांत महासागर, उसमें एक फेनोमेना होता है कि ये इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर के ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स चलती हैं साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जो कि है आपका पूरब से पश्चिम की तरफ हवाएं चल रही हैं बहुत तेजी से। पूरब से पश्चिम की तरफ हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं क्या करती हैं कि पानी के ऊपर के सतह को ठेल के साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ले जाती हैं। ऊपर का सतह का जो पानी है समंदर का, उसको ठेल के ले जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और ऊपर का जो पानी होता है वो गर्म होता है, तो गर्म पानी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आता है। जैसा कि आप लाल रंग से देख सकते हैं, ये गर्म पानी है जो साउथ ईस्ट एशिया के पास इकट्ठा हुआ। गर्म पानी मतलब ज़्यादा वाटर वेपर उड़ेगा, ज़्यादा बादल फॉर्म होंगे और बारिश होगी, तो उसकी वजह से चाइना में, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होती है। गर्म पानी यहाँ पे आ गया। अब क्या होता है, जब गर्म पानी, ऊपर का सतह का गर्म पानी जब डिस्प्लेस होता है तो उसको, उसकी जगह लेने के लिए नीचे का ठंडा पानी उठकर ऊपर आता है। ऊपर का गर्म पानी जाएगा तो उसको, उसकी जगह लेने के लिए नीचे का ठंडा पानी उठ के ऊपर आएगा। तो नीचे का ठंडा पानी यहाँ पे, अब गर्म पानी कहाँ से डिस्प्लेस हुआ, साउथ अमेरिका के यहाँ से, इस जगह से, साउथ अमेरिका पेरू के पास से जो गर्म पानी था वो शिफ्ट हुआ, तो उसकी जगह लेने के लिए भीतर गहराई का ठंडा पानी ऊपर आता है, और ये ठंडा पानी नीचे है। जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने सारे पोषक तत्व हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो अपने ग्रेविटी के चलते नीचे के पानी में रहते हैं, भार के चलते वो नीचे के पानी में रहते हैं। अब नीचे का वो ठंडा पानी उनको लेके ऊपर आ रहा है, तो सारे पोषक तत्व जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं साउथ अमेरिका के पास। उससे होता क्या है कि प्लैंकटन जिसको मछलियां खाती हैं, वो प्लैंकटन बहुत भारी तादाद में, बहुत भारी मात्रा में पैदा होता है, क्योंकि जल बहुत पोषक है, सारे पोषक तत्व आ गए हैं। तो ये प्लैंकटन ज़्यादा फॉर्म होने के चलते यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, और उसके साउथ अफ्रीका में मछली की पकड़ बहुत अच्छी होती है। साउथ अफ्रीका में मछली का व्यापार बहुत फ्लरिश करता है। साउथ अफ्रीका में मछली अच्छी होती है, इंडिया में बारिश अच्छी होती है। ये है नॉर्मल वर्षों में। ला नीना किसे कहते हैं? ला नीना जब यही नॉर्मल कंडीशन और भी स्ट्रांग हो जाए, और भी तगड़ा हो जाए, जो ये ट्रेड विंड्स चल रही थी, जो पानी को ठेल के ले जा रही हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, ये हवाएं और जब स्ट्रांग होती हैं और तेज होती हैं तो बहुत सारा पानी ठेल के ले जाती हैं, जिससे बहुत बारिश होती है एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, इंडिया में, और उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा ठंडा पानी पेरू के पास साउथ अमेरिका में आ जाता है, जिसके चलते मछली की पकड़ बहुत अच्छी होती है। सो नॉर्मल कंडीशंस को और भी अच्छा बनाता है ला नीना। लेकिन इस वर्ष क्या है, इस वर्ष
हम जानते हैं कि एल नीनो वर्ष डिक्लेयर किया गया है, तो इस बार एल नीनो होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो एल नीनो में क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स थी जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में चलती हैं, ये हवाएं बहुत कमज़ोर होती हैं किसी किसी साल, बिकॉज ऑफ ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग, इधर उधर बहुत कुछ कंडीशंस, लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके कॉम्बिनेशन के चलते हर 3 से 5 से 7 साल, कभी कभी 3 साल बाद, कभी कभी 5 साल बाद, कभी कभी 7 साल बाद ऐसा होता है कि ये करंट्स, ये हवाएं बहुत कमज़ोर होती हैं, या फिर कभी कभी वो उल्टी दिशा में बहती हैं, कभी कभी वो उल्टी दिशा में इधर बहने लगती हैं टुवर्ड्स साउथ अमेरिका। तो क्या करती हैं, वो ऊपर का गर्म पानी को इकट्ठा कर देती हैं साउथ अमेरिका के पेरू के पास। अब गर्म पानी वहां पे इकट्ठा हो गया तो बारिश सारी वहां पे होगी, बारिश वहां पे होगी, और ठंडा पानी आया नहीं, प्लैंकटन आया बना नहीं, तो मछलियां नहीं, तो बाढ़ आएगी, फ्लडिंग होगी, बहुत सारा नुकसान होता है जान माल का पेरू में, और मछलियों की उपज भी, मछलियों का प्रोडक्शन भी कम होता है, जिससे पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करती है वहाँ पे। और इंडिया में भी वैसा ही होता है। अब यहाँ पे गर्म पानी यहाँ से चला गया तो यहाँ भी बारिश बहुत कम होती है, बादल कम फॉर्म होते हैं, तो चाइना में, इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। ये है एल नीनो, ठीक है। सो काफ़ी डिटेल में देख लिया हमने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कंडक्ट ऑफ, इसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी है। कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसका एक हिस्सा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी है। देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पहला सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस बोलता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की, देखो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है, और कुछ कुछ सालों के बाद वो एक नया नया चीज उसमें जोड़ते रहते हैं। सो जो टोटल लिस्ट है किस किस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर माना जाता है, वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। और वो लिस्ट कैसे तैयार हुई है, कोर्ट्स में जब केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ उसमें जोड़ता रहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये वो, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब तो आर्टिकल 21, ये सबको उसमें सुप्रीम कोर्ट जोड़ता जाता है, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट काफी लंबी हो गई है। सो सेकंड सेंटेंस बोलता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ा गया कब, 1973 में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के लिस्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को जोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये 2 सेंटेंस है, तो मैं उत्तर बता दूंगा, आप पॉज करके सोचिए और उत्तर दीजिए कमेंट में। पहला सेंटेंस सही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। लेकिन सेकंड सेंटेंस गलत है। देखिए, केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डिक्लेयर किया, उस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, पैदा किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल बाद 1975 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ था। 1975 में एक इंपॉर्टेंट कोर्ट केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फ्री और फेयर इलेक्शन देश में होना ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको बदला नहीं जा सकता है। क्या केस था, बहुत इंपॉर्टेंट। 1975 वर्ष आपको पता होगा क्या हुआ था भारत में, एक इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। हुआ क्या था कि उस समय जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में यूपी के एक, जो यूपी में जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो खड़े हुए थे, उनका नाम था श्री राजनारायण। इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बेसिकली पहले केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया था। तो केस में बात ये थी कि इंदिरा गांधी उस समय ऑलरेडी सत्ता में थी, ऑलरेडी पावर में थी वो, तो उन्होंने उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट एपरेटस, गवर्नमेंट में जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनकी जो ऑफिशियल गाड़ी है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, IAS IPS ऑफिसर्स, उनका मिसयूज किया है, उनका अब्यूज किया है, उनका इस्तेमाल किया है इलेक्शन जीतने के लिए। ये केस था, और ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली पाया कि हाँ, ये इंदिरा गांधी ने उसमें ऑफिशियल मशीनरी का, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया है इलेक्शन जीतने के लिए। सो वो इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुआ, तो उसीलिए इलेक्शन, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, और उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब MP, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उनका ओहदा था, वो छीन लिया गया था। तो वो केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। और यही केस था
जिसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी। और भी कुछ चीजें हो रही थी, जैसे जेपी नारायण का मूवमेंट शुरू हो रहा था, टोटल रिवॉल्यूशन, वो पूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति मूवमेंट, वो सब तो शुरू हो ही रहा था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये था जहां पे इंदिरा गांधी ये केस हार गई थी, जहां पे इंदिरा गांधी के मेंबरशिप को इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, उनके इलेक्शन विक्ट्री को, बिकॉज उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में ऑब्स्ट्रक्शन किया था। तो इस केस में, द केस का नाम था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। ये वो केस था जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बेसिक स्ट्रक्चर में जोड़ा गया था, बेसिक स्ट्रक्चर के लिस्ट में। तो पहला सेंटेंस सिर्फ गलत, सही है, वन ओनली, सेकंड सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following sentences regarding the artifact named dancing girl in the सिंधु सरस्वती civilization। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और नाम है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो यूपीएससी ये शब्द यूज कर सकती है, वो कह सकती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह पे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड किया है। तो डांसिंग गर्ल की जो एक मूर्ति है उसके बारे में है सवाल, ये भी न्यूज में है। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि मैंने बेसिक स्ट्रक्चर और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्यों डिस्कस किया। बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि 1973 से 50 साल पूरे हुए 2023 में। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट की क्या बोलते हैं, गोल्डन जुबली बोलेंगे या डायमंड, गोल्डन जुबली बोलेंगे, 50 साल पूरे हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है ये साल बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट के लिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी न्यूज में है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वीजा देने में दिक्कत कर रही है यूएस गवर्नमेंट। क्यों? बिकॉज यूएस बोल रहा है, यूएस अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी का जो पुलिस है दुनिया का, वो अपने आप को मानता है यूएस सोचता है कि उसका काम है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी स्थापित करना। सो यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं, क्योंकि जो शेख हसीना जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सरकार के कुछ कदम ऐसे हैं जो कि एंटी डेमोक्रेटिक कहे जा सकते हैं। प्रेस फ्रीडम पे काफी प्रेस फ्रीडम कम किया गया है, ऑपोजिशन के लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया है। सो काफी कुछ वहां पे है जिसको कह सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक हुआ है, और उसी लिए यूएस गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला है शेख हसीना के ऊपर कि आपके कंट्री में हमें लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप नहीं होने देंगी, और इसीलिए हम आपके ऑफिशियल्स को वीजा नहीं देंगे। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है अभी, और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली न्यूज में है। तो दोनों को मिला के मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए, जो कि वेरी मच यूपीएससी में आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन डांसिंग गर्ल को लेके, ये भी न्यूज में है, बता देता हूं आपको। न्यूज में है क्योंकि डांसिंग गर्ल का जो स्टैच्यू है वो रिसेंटली उसका एक रेप्लिका दिखा हमें। कहाँ दिखा? एक इंटरनेशनल म्यूजियम्स एक्सपो, एक मेला टाइप का हो रहा है दिल्ली में, प्रगति मैदान में एक मेला टाइप का हो रहा है, इंटरनेशनल म्यूजियम्स एक्सपो, जहां पे गेट पे जो है, गेट पे जैसे कि लोगों का स्वागत कर रही हो उस तरह से डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति लगाई गई है। उसको लेके बहुत विवाद हो रहा है अभी। लोग बोल रहे हैं कि वो उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत चेंज कर दिया गया है, उसका ओरिजिनलिटी नहीं है वहां पे, तो इट्स काइंड ऑफ इंसल्ट ऑफ आवर हेरिटेज। खैर उसमें जाना नहीं है हमको, लेकिन हाँ, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो डांसिंग गर्ल के ऊपर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डांसिंग गर्ल के ऊपर ये सेंटेंसेस देखिए, इट इज अ लाइफ साइज स्टैच्यू ऑलमोस्ट 5 फीट टॉल, मतलब एक इंसान के जैसा ही उसका साइज है। डांसिंग गर्ल जो है सिंधु सभ्यता वाली, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें मिली थी डांसिंग गर्ल, उसका साइज लगभग 5 फीट है, एक इंसान के हाइट के बराबर। क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, गलत है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे की बनी हुई है मूर्ति। अच्छा, बाय द वे इसकी साइज कितनी है? साइज तकरीबन 10 सेंटीमीटर, काफी छोटी सी मूर्ति है, 10 सेंटीमीटर जैसी, मेड ऑफ ब्रॉन्ज नॉट रेड सैंडस्टोन, ब्रॉन्ज एज था ये, कांस्य युग था। और इट वॉज फाउंड इन द रूइंस ऑफ मोहेंजोदारो, ये सही है, मोहेंजोदारो में मिली है, हड़प्पा में नहीं। मोहेंजोदारो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति मिली है जो कि पत्थर की है, पत्थर की एक इंपॉर्टेंट मूर्ति टाइप की है जो मोहेंजोदड़ो में मिली है। कौन सी है वो मूर्ति? आप नीचे कमेंट्स में बताएं।
इट वॉज मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। आप अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, फाइन आर्ट के बुक में, या फिर नितिन सिंघानिया की किताब में, तो आपने पढ़ा होगा लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये एक टेक्निक है जिससे मूर्तियां बनाई जाती थी, अभी भी बनाई जाती हैं। काफी पुरानी टेक्निक है, हजारों वर्ष पुरानी टेक्निक है, जहां पे पहले एक मोम का पुतला बनाया जाता है। आपको जैसा चाहिए उस तरह का मोम का पुतला बना लीजिए, उसको मिट्टी से ढक दीजिए पूरा। वो जब मिट्टी पूरी सूख जाएगी, सख्त हो जाएगी, तब उसमें ऊपर से एक छेद करेंगे, छेद करके उसको गर्म करेंगे, तो अंदर का मोम पूरा पिघल के बाहर निकल जाएगा। एक एंड से मोम निकल जाएगा, दूसरे एंड से पिघला हुआ कांसा या लोहा या जिसका भी आपको बनाना है वो उसके अंदर घुसा दिया जाएगा। जहां जहां मोम बाहर निकलते जाएगा और पीछे से उसकी जगह वो धातु लेते जाएगी, तो वो पुतले का शेप ही ले लेगी, वो तो धातु की मूर्ति बन जाएगी। इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, एक मोम की मूर्ति बनाई जाती है, जैसा चाहिए हमें वैसी मूर्ति बनाएंगे, उसको मिट्टी से ढक देंगे। जब वो मिट्टी सूख जाएगी, क्ले सूख जाएगा, मिट्टी सिर्फ नहीं होती है, मिट्टी गोबर बहुत कुछ मिला के बनाते हैं, एक सख्त टाइप का कवरिंग हो जाता है। जब वो पूरा हार्ड हो जाता है तो फिर उसको गर्म करते हैं, तो मोम पिघल के बाहर बहने लगता है। एक छेद से मोम निकलता है, दूसरे छेद से उसके जगह पे हम दूसरा धातु घुसा देते हैं, तो धातु, मोम ने जो जगह खाली की है वो शेप धातु ले लेता है, तो वो मूर्ति हमें मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। आप आर्ट एंड कल्चर में जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेंटेंस 3 और 4 सही हैं, सो 3 and 4 ओनली आर करेक्ट, बाकी सब गलत हैं। बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है, मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा पहले कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। अच्छा नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंशियंट कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का जो एंशियंट कल्चर है उसमें द्वारपाल जो शब्द आता है, द्वारपाल, इसमें से इन चारों में से किस कॉन्टेक्स्ट में आता है? द्वारपाल ऑब्वियसली मतलब हमको पता है, द्वारपाल द्वार पे जो खड़ा होता है। सो किस कॉन्टेक्स्ट में इसमें यूज होता है साउथ इंडियन एंशियंट कल्चर में? टैक्स ऑफिशियल्स इन विजयनगर एम्पायर, नो। कोर्ट बार्ड्स, बार्ड्स का मतलब होता है पोएट्स। कोर्ट पोएट्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। चोला चेरा पांड्याज, इनका जो किंगडम हुआ करता था, चेरा चोलाज पांड्याज, उस टाइम पे जो कोर्ट पोएट्स थे, जो कोर्ट के कवि हुआ करते थे, राज कवि, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। वो बहुत तारीफ किया करते थे राजाओं की, और वो तारीफ में खुश होकर राजा अपने गले से ये लो और मोतियों की माला और सोने चांदी उनको देते थे। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कस्टम था उस टाइम पे। कोर्ट पोएट्स बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते थे अपने राजा की तारीफ में। सो उनको कोर्ट बार्ड्स या कोर्ट पोएट कहते थे, बट वो भी द्वारपाल नहीं हुए। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है, यस। जो आप अगर आप द्रविडियन और जो नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का जो आप टेम्पल स्टाइल आप अगर स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि साउथ इंडियन टेम्पल्स में क्या होता है कि जो गेट होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम, मतलब गर्भगृह जहां पर देवता या देवी की मूर्ति है, उसमें घुसने के समय आप देखेंगे कि गेट के दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ आपके द्वारपाल दिखेंगे। दो लोग एक डंडा या कोई हथियार या कुछ लेकर गेट पे खड़े हुए दिखेंगे। उनकी मूर्ति रहती है, उस मूर्ति को द्वारपाल कहते थे। ये द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में दिखता था, नगारा स्टाइल में नहीं दिखता था। तो ये नॉर्थ इंडिया का नहीं, साउथ इंडिया के टेम्पल्स का एक फीचर था, दैट इज द्वारपाल। एंड हीरो स्टोन्स ऑफ संगमेज, ये उत्तर नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये हीरो स्टोन्स क्या है पता होना चाहिए आपको। हीरो स्टोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका तकरीबन 9th 8th 7th सेंचुरी एडी, 9th सेंचुरी 8th 7th सेंचुरी, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी जो है, नॉट बीसी, ईसा के पहले नहीं, ईसा के बाद, जिसको एडी बोलते हैं। तो 7th 8th 9th सेंचुरीज एडी में बहुत सारे इस तरह के स्टोन खड़े किए गए थे। साउथ इंडिया में जगह जगह पे स्टोन्स खड़े किए जाते थे। वो स्टोन्स आज भी खड़े हैं बहुत जगहों पर। वो हीरो स्टोन्स थे। वो उस टाइम के उनके जो आपस में जो ट्राइबल या फिर छोटे छोटे किंगडम्स में लड़ाइयाँ होती थी, तो उसमें जो लोग बहुत वीर हुआ करते थे, जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, बहुत बहादुरी से लड़ाई करते थे, उनकी याद में कुछ पत्थर खड़े किए जाते थे। उस पत्थर पे अक्सर उनके बारे में कुछ शब्द लिखे रहते थे, उनका चित्र बनाया रहता था।
ऐसे पत्थर के स्ट्रक्चर्स को हीरो स्टोन्स कहा जाता था। साउथ इंडिया का बड़ा फीचर है ये हीरो स्टोन्स, अभी भी बहुत जगह पे वो हीरो स्टोन्स खड़े हैं। तो ये एक्चुअली आपको ये संगम एज का हीरो स्टोन्स जो है ये भी उत्तर नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए साउथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने ये सवाल क्यों पूछा है? सवाल इसलिए पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल है उसको, वो जो मैंने बताया इंटरनेशनल म्यूजियम्स का जो मेला हो रहा है एक्सपो, वहां पे एज अ द्वारपाल खड़ा किया गया है। सी स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस, जैसे कि लोगों को वेलकम कर रही हो, तो द्वारपाल जैसा उसको खड़ा किया गया है, इसलिए वहां से द्वारपाल दिमाग में आया और मैंने ये सवाल पूछा है। सो इस सवाल के जरिए आपको काफी कॉन्सेप्ट्स मालूम चल गए, कोड पोएट्स के बारे में, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, हीरो स्टोन्स एज वेल एज या। तो ये है, तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, और इसके पहले के क्वेश्चंस और इसके बाद के क्वेश्चंस दूसरे वीडियोस में होंगे। तो आप चैनल पे जाइए और सारे इस तरह के वीडियोस देखिए और अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव कीजिए। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।